तो आप देख सकते हैं आपके स्लाइड में फूल है, एक फ्लावर का जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स को किस नाम से जाना जाता है इसके बारे में एक छोटा सा पहले डिस्क्रिप्शन ले लीजिए। जैसे एक तो जो भी चीजें हैं वो अंग्रेजी में दी गई हैं, पहले तो इसको हिंदी में जान लीजिए। जैसे ये जो एक है आपका यहाँ पे सेपल दिख रहा है, तो सेपल को आप हिंदी में कहते हैं बाह्य दल, बाह्य दल, ये हो गया सेपल। इसके अलावा आपका ये जो दिख रहा होगा यहाँ एक पेटल दिख रहा है, पेटल को आप कहते हैं क्या, तो दल, राइट। पेटल को क्या बोलते हैं, दल, या दलपुंज के नाम से भी जानते हैं, कई सारे दल जब मिल करके बात करें तो। इसके अलावा ये जो स्टमेन देख रहे हैं आप, उस स्टमेन स्टमेन को किसको कहा जाता है, स्टमेन, तो स्टमेन कहा जाता है पुंकेसर को। मैं बताऊंगा ये क्या है। उसी तरीके से जो कार्पेल देख रहे हैं उसको स्त्री केसर को आप कार्पेल बोलते हो, ठीक है, क्या बोलते हो, या एक तरीके से अंडप भी इसको बोलते हो, अंडप, करेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, तो अंडप भी बोलते हैं। स्टमन यानी पुंकेसर, कार्पेल मतलब स्त्रीकेसर। अब देखिए सबका फिर और अलग अलग है, जैसे आप जिसको आप एंथर बोल रहे हो, एक एंथर, एंथर किसको बोला जाता है, तो एंथर बोला जाता है आपका पराग कोश को, पराग कोश। वहीं फिलामेंट किसको कहा जा रहा है, तो ये तंतु, तंतु, ठीक है। उसी तरीके से स्टिग्मा किसको कहा जा रहा है, तो स्टिग्मा कहा जाता है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। स्टाइल किसको कहा जा रहा है, तो वर्तिका को आप स्टाइल बोलते हो। और ओवरी किसको कहा जा रहा है, तो ये अंडाशय हुआ, यहां देख सकते हैं ये अंडाशय, ठीक है। ये सारी बातें इसका एक तरीके से। और ये जो ओव्यूल, ओव्यूल किसको बोलते हैं जी, तो ओव्यूल जो है वो इसको हिंदी में बोलते हैं बीजांड, बीजांड। ये हिंदी में कुछ नाम हुए, है ना। नीचे वाले जो रिसेप्टिकल जिसको आप देख पा रहे हैं उसको आप पुष्पासन वगैरह भी कहते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से फूल यानी पुष्प के विभिन्न अंगों के बारे में बात की गई है। अब जरा से इन अंगों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए फूल के, पुष्प के दो तीन अगर आप देखें तो मतलब पुष्प के अंगों को अगर आप बात करें तो किस तरीके से बांटा गया है, देखिए पुष्प के अंगों की बात करें, ठीक है, तो इसको दो भाग में बांट दीजिए आप। फूल के जो अंग हैं वो कितने भाग में बांट दीजिए, इसको दो भाग में इसको बांट दीजिए। क्या क्या कौन कौन सा भाग में बांट दिए हैं इसको, तो फूल के अंगों को याद रखिएगा, एक को एक आप कहते हैं सहायक अंग, फूल के कुछ अंग को क्या बोलते हैं, सहायक अंग, सहायक अंग। और फूल के कुछ अंगों को क्या बोलते हैं, तो आवश्यक अंग भी बोल सकते हैं, या आप इसको जनन अंग भी बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, है ना, जनन अंग भी बोल सकते हैं। अब जो सहायक अंग है उसमें कौन कौन आता है देख लीजिए जरा। जो आपका सहायक अंग है उसमें दो लोग आएंगे, एक तो आएंगे बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज, और एक आएगा दल पुंज, है ना। इसमें आपने फिगर में देखा कहां है क्या है, ये हुए सहायक अंग, मैं बताऊंगा अभी इनका उनकी भूमिका क्या है। और ये जो अब दिखाई दे रहे हैं आवश्यक अंग, इस आवश्यक अंग में आपको दो विशेष अंग नजर आएगा, इसको कई बार पुमंग और जायांग भी बोलते हैं, पुमंग और जायांग यानी एंड्रोइसियम, ठीक है, और गाइनोइशियम, है ना, याद रखिएगा। ये जायांग, इसको आप आगे, अभी हमने एक नाम शब्द दिया था पुंकेसर,
ये भी बोलते हैं, यानी स्टमेन भी बोलते हैं। और इसको आप स्त्री केसर, ठीक है, यानी ये भी बोलते हैं, स्त्री केसर भी इसको आप बोलते हैं। और स्त्री केसर को क्या बोला जाता है, अभी हमने क्या बताया आपको, तो एक तरीके से स्त्री केसर को क्या बोलते हैं, आप देख सकते हैं यहां पर, तो कार्पेल बोलते हैं ना, इसको आप कार्पेल बोलते हैं। ये फूल के विभिन्न अंग हुए, मुख्यतः यही अंग है, ठीक है। अब देखिए, बाह्य दलपुंज और दलपुंज, इन दो लोगों का काम बस इतना है कि ये जो मुख्य अंग है, ये जो आवश्यक अंग है, इनको सुरक्षा प्रदान करना, इनका काम क्या है। तो एक तो ये क्या करते हैं, देखिए, ये जनन अंगों को सुरक्षा प्रदान करना, ये इनका काम है। इसके अलावा इसका चूंकि कलरफुल होते हैं, ये आप देखे होंगे फूल का जो बाहरी सतह है एकदम कलर्ड होता है, रेड है, जैसे यहीं पे देख लीजिए ना, देख रहे हैं ना, ये ग्रीन है, ये आपका, और ये अभी इसमें मैरून है, कई बार कई फूलों में मतलब बहुत आकर्षक रंग का होता है। और आकर्षक इसीलिए, तो क्योंकि इन्हें किसी को आकर्षित करना है, तो किसको, तो कीट पतंग आदि को आकर्षित करने का काम करते हैं। और आकर्षित क्यों करते हैं, तो इसका भी एक रोल है ना, करने का कार्य करते हैं। और इसीलिए इन्हें सहायक अंग के नाम से जाना गया, कोई बहुत मुख्य अंग के नाम से इन्हें नहीं जाना गया। इनका रोल इतना है। जो फूल का आवश्यक अंग है, जिसको एक पूरे मैकेनिज्म को जो डेवलप करता है, वो है आपका पुमंग और जायंग। अब अगर आगे चल करके आप पुमंग और जायंग को भी एक तरीके से क्लियरिफाई करने चाहें, तो देखिए क्या हो सकता है। ये हो गया आपका, जब आप पुमंग या पुंकेसर की बात करते हैं, तो दो चीजें, एक पराग कोश यानी एंथर, और एक फिलामेंट, इसकी बात करते हैं। ये जो अलग से एक निकल के गया है इधर, ये देख सकते हो आप, है ना, ये वाला स्ट्रक्चर जो है, ये हो गया आपका पराग स्टमेन यानी पुंकेसर। वहीं ये जो बीच वाला है, कोई भी फूल में ये जो बीच वाला होता है ना, वो बीच वाला को आप क्या बोलते हो, स्त्री केसर बोलते हो, या फिर इसको आप अंडप बोलते हो, कार्पेल बोलते हो, ये बीच वाले को, ये याद रखना है आपको। अब यहां समझिए, ये जो परागकोश है, इस परागकोश के अंदर में विभिन्न तरह के पार्टिकल्स यानी कण पाए जाते हैं। यानी इस परागकोश के इसके अंदर में एक कण पाए जाते हैं, और उस कण को पराग कण कहा जाता है, पराग कण कहा जाता है, या इसके अंदर में पराग कण पाए जाते हैं, याद रखिएगा। और ये परागकण जो हैं, वो वास्तव में, जिसको आप कहते हैं ना कि मतलब पुरुष जो जनन इकाई है, यही परागकण यहां से निकल करके यहां जब पहुंचेगा, और यहां से ये यहां से निकल करके यहां तक पहुंचने के प्रोसेस को ही आप परागन कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। और यहां से फिर ये आगे आता है, यहां फर्टिलाइजेशन होता है, याद रखना, अभी हम आएंगे उस पर। तो फिलहाल पुष्प के विभिन्न अंगों के बारे में जो चर्चा हो रही है, आपने जो जानना है वो यही जानना। अब देखिए, इसको फिर से एक बार मैं क्लियर कर दूं, यानी आप जिसको पुमंग बोल रहे हैं, पुमंग बोल रहे हैं, यानी एंड्रोइसियम जिसको आप बोल रहे हैं, वो मुख्यतः क्या है, तो ये किससे बनता है, तो पुंकेसर से बनता है, पुंकेसर से बनता है, यानी स्टमन से बनता है, स्टमन से बनता है। और जब आप बात करते हो पुंकेसर की, तो पुंकेसर में तीन चीजें आपको मिलेंगे। इस पुंकेसर में तीन चीजें, क्या क्या तीन चीजें, एक आपने देखा तंतु यानी फिलामेंट, एक आपने देखा परागकोश, और एक आपने देखा संयोजक। संयोजक कोई बड़ा रोल नहीं है, मतलब आप मान के चलिए मुख्य रूप से यही है, ये कनेक्टिव है ना। तो कुल मिलाकर के तंतु और परागकोश दो इंपॉर्टेंट इसमें आपको क्या मिल रहा है। और ये जो संयोजक है वो क्या है, क्या है,
कनेक्ट करता है एक्चुअली परागकोश और तंतु को, है ना, इसीलिए इसको संयोजक कह दिया गया। कुल मिलाकर के ये बातें हैं। और इस परागकोश के अंदर में क्या पाया जाएगा, तो जैसा मैंने आपसे बताया पराग कण पाया जाएगा, यानी इसको आप पोलेन ग्रेन्स बोलते हैं, ये पाया जाएगा। ये है पुंकेसर। वहीं जब आप स्त्री केसर की बात करते हो, जब आप या जायांग की बात करते हो, तो जायांग मतलब स्त्री केसर की बात हो रही है। और जब आप स्त्री केसर की बात करते हो तो आप क्या होता है, देखिए इसमें इसमें मूलतः कौन कौन से अंग पाए जाते हैं वो समझिए। तो इसमें भी 3 चीजें पाई जा रही हैं। एक तो एक अंडाशय हुआ, जिसको आप ओवरी बोलते हो। एक अंग, इसका एक विशेष अंग पाया जाता है जिसको आप वर्तिका बोल रहे हो, जिसको आप स्टाइल बोल रहे हो। और एक है वर्तिकाग्र, जिसको आप स्टिग्मा बोलते हो, स्टिग्मा बोलते हो, करेक्ट। तो ये 3 मिला करके आपका स्त्री केसर हुआ। इस अंडाशय के अंदर में याद रखिएगा ओव्यूल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अंडाशय के अंदर में क्या पाया जाएगा, बीजांड पाया जाएगा, और इस बीजांड को आप ओव्यूल बोलते हैं, करेक्ट। तो ये बात याद रखिएगा। और ये जो बीजांड है, ये जो ओव्यूल है, ये और ये जो पोलेन ग्रेन्स हैं, ये जब आपस में एक दूसरे के साथ संलयन करेंगे, याद रखिएगा, फ्यूजन करेंगे, है ना, तो उसको आप क्या बोलते हो, इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, तो इसी को आप निषेचन बोलते हैं या फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं, या क्या बोलते हैं उसको, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और जब ये निषेचन होता है तो क्या बनता है, तो जाइगोट बनता है। यही जाइगोट बाद में एम्ब्रियो बनेगा, यानी भ्रूण बनेगा, और एक नए पौधे, नई प्रजाति, एक तरीके से नई जीव का निर्माण कर देगा। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। अब देखिए सब सवाल ये उठता है कि हमने ये तो देख लिया कि पराग कण का, यानी ये जो यहां पे है इसका यहां पे उपस्थित जो बीजांड है, उन बीजांड के साथ संलयन होता है। तो इस पराग कण का यहां कैसे, मतलब यहां आने की इस क्रिया को, यहां पे एक और कंसेप्ट आपको पढ़ना होता है, और उस कंसेप्ट को आप क्या कहते हो, उसको आप कहते हो क्या कहते हैं उसको, तो उसको परागन कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं, राइट, पॉलिनेशन कहते हैं, ये बात भी याद रखिएगा। तो पॉलिनेशन की परिभाषा क्या हुई, बस इतनी बात कि पराग कणों का वर्तिकाग्र तक, स्टिग्मा तक, वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। सिंपल, समझ में आई मेरी बात। क्या हमने कहा कि पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या बोलते हैं, तो उसको आप बोलते हैं परागण। परागण ऐसे लिखा जाएगा शायद, है ना, ऐसे, चलिए, पॉलिनेशन, है ना। तो ये पॉइंट याद रखना है आपको। अब देखिए परागण जो जिसको आप बोल रहे हो, मतलब सीधा सीधी हमने ये कहा कि जो पराग कण है, ये पराग कोश से वर्तिकाग्र तक जब पहुंचता है, वर्तिकाग्र तक जब पहुंचता है, तो आप इसे ही क्या बोले, इसे ही आपने क्या कहा, वर्तिकाग्र तक पहुंचना, या पहुंचने की क्रिया को आपने परागन कहा, या परागण कहते हैं। ये पॉइंट आपने देखा। अब देखिए परागण भी 2 प्रकार का होता है, याद रखना है अच्छे से। ये जो परागण आप देख रहे हैं, ये 2 टाइप का होगा, 2 टाइप का होगा। मतलब एक को आप बोलते हो स्वपरागण, और एक को आप बोलते हो
पर परागण, याद रखिएगा अच्छे से। यानी सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन इसको बोलते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन, दो टाइप के परागन होते हैं, स्व परागन या सेल्फ परागन, और क्रॉस पॉलिनेशन किसको बोलते हैं वो जरा सा देख लीजिए। तो जब, याद रखिएगा, जब एक पुष्प के, जब एक, मतलब 1 मिनट के लिए ये बात समझ लीजिए कि जब बात एक ही पेड़ के अंदर हो रहा है, एक ही जब वृक्ष या पौधे में जब मामला हो तो उसको आप सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और जब ये मामला दो अलग अलग, यानी उसी जाति की, उसी या एक ही जाति के दो वृक्षों के मध्य हो, आप समझे नहीं, मैं बता दे रहा हूं क्या है इसका मतलब एक ही पेड़ है, सपोज ये एक पेड़ है, ये एक पेड़ है ना, ऐसे ये पेड़ है और इसमें विभिन्न प्रकार के फूल हैं। जब इस फूल का परागकण इसी पेड़ के किसी दूसरे फूल के परागकण में, या अपने ही फूल के वर्तिकाग्र में, एक ही फूल का परागकण एक ही फूल के वर्तिकाग्र में, या इस एक फूल के परागकण किसी और फूल के वर्तिकाग्र में चला जाए लेकिन एक ही पेड़ में हो, तो उसको स्वपरागन कहते हैं। और जब इस फूल का परागकण यहां से निकल करके किसी और वृक्ष के परागकण में आकर के वर्तिकाग्र में आकर के चला जाए तो उसको आप परपरागन कहते हैं। यानी परागन की क्रिया जब एक ही वृक्ष के अंदर में हो, एक ही वृक्ष में हो, तो उसको आप स्वपरागन कहते हैं। परागन की क्रिया जब एक ही जाति, देखिए जाति सेम रहेगा, कि दो वृक्षों के मध्य होगा तो उसको परपरागन कहते हैं। यह है परागन का कंसेप्ट। अब देखिए विभिन्न प्रकार से होता है परागन। देखिए अलग अलग, बाई स्नेल्स है ना, मेलेकोफिलस इसको कहते हैं। बैट्स यानी चमगादड़ के द्वारा होता है। वाटर यानी जल के द्वारा भी होता है परागन, हाइड्रोफिलस बोलते हैं उसको। एनिमल्स, इसको जूफिलस बोलते हैं ऐसे को। बाई एयर यानी हवा के द्वारा भी परागण होता है तो इसको एनिमोफिलस कहते हैं। बाई इंसेक्ट्स तो ये इनको एंटोमोफिलस कहते हैं। और बाई बर्ड्स यानी पक्षी के द्वारा भी होते हैं। यानी याद रखिए, पक्षी के द्वारा होता है, चमगादड़ के द्वारा होता है, पानी के द्वारा होता है, जंतु के द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है, कीट मकोड़ों के द्वारा होता है। अलग अलग प्रकार से परागण होता है और उसको उसका माध्यम बना दिया गया। मतलब अगर एक, मान लीजिए एक कीट किसी फूल पे बैठा, उसके पैर पे एक परागकण लग गया और फिर वो जाकर के वर्तिकाग्र पर पहुंच गया, तो कहीं ना कहीं वो जो परागकण है उसके पैर से छिटक करके वर्तिकाग्र में चला गया। जब यह क्रिया कीट के द्वारा हो तो उसको एंटोमोफिलस कहेंगे या बाई इंसेक्ट्स कहेंगे। समझ में आ रही बात? इस तरीके से परागकण अलग अलग माध्यमों के द्वारा होता है। स्नेल्स, बैट्स, वाटर, एनिमल्स, एयर, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, कई ऐसे माध्यम के द्वारा परागण की क्रिया की जाती है। और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, ये परागण जब हो जाएगा, यानी ये परागकण जब पहुंच जाएगा यहाँ पे वर्तिकाग्र में, ठीक है, पहुंच जाएगा, और उसके बाद ये वर्तिकाग्र से होते हुए बीजांड तक पहुंच जाएगा। और जब परागकण और बीजांड एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो उस प्रक्रिया को आप निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। यानी अगर फर्टिलाइजेशन को थोड़ा सा डिफाइन करना पड़े, मान लीजिए निषेचन को अगर डिफाइन करना पड़े तो कैसे करेंगे, तो इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार होगा कि जब जो परागकण या ऐसा करिए ना कि डायरेक्ट लिखिए, परागण के पश्चात निषेचन की क्रिया होती है। पहली बात की क्रिया होती है, जब तक परागण नहीं होगा निषेचन नहीं होगा। और क्या करना है, तो जो पराग नली जो है, पराग नली बीजांड में प्रवेश कर भ्रूणपोष तक पहुंचती है, भ्रूणपोष तक पहुंचती है और पराग कणों को वहीं छोड़ देती है, पराग कणों को वहीं छोड़ देती है,
छोड़ देती है। और इसके पश्चात क्या होता है, ये जो अंड कोशिका है ना, यानी पराग, इसके पश्चात क्या होता है कि पराग कण का अंड कोशिका से से संयोजन होता है, एक तरीके से होता है, और इससे ही, इस क्रिया को ही निषेचन कहते हैं। और इस अंड युग्मनज, यह जो अंड है से युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है, यह है निषेचन। ये बात याद रखिएगा। ये सब प्रक्रिया हुआ, हम लोग प्लांट मॉर्फोलॉजी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यही हुआ फूल। तो फूल के विभिन्न अंग के बारे में आपको जानकारी होगी। यहाँ पे देखिए, एक कंप्लीट यानी एक पूर्ण फल और एक अपूर्ण फल, दो प्रकार की चीजें होती हैं। जिस फल फल नहीं, फूल, ये पूर्ण और ये अपूर्ण, जिस फूल में सारे अंग विकसित हैं, सारे अंग हों, उसको आप कंप्लीट फूल कहते हैं। जिसमें किसी एक या अधिक अंग का अभाव हो, उसको आप इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं, और कुछ नहीं है। अब थोड़ा सा आप आ जाइए किसमें, फल में। यहीं पे लगे हाथ, फल को भी जरा सा देखने का प्रयास करते हैं। चलिए, फूल के बाद फल याद रखना है। फल, फ्रूट्स में ये क्या है, तो फल का निर्माण याद रखिएगा अंडाशय से होता है। अभी हम लोग अंडाशय देखे ना, तो फल का निर्माण अंडाशय से होता है, अंडाशय से होता है। दूसरी बात हमने ये कहा कि परिपक्व अंडाशय जो है, परिपक्व अंडाशय, मैच्योर ओवरी जिसको आप कहते हैं, को ही फल कहते हैं। परिपक्व अंडाशय को ही क्या कहते हैं, फल कहते हैं। और याद रखिएगा, फल दो प्रकार का है। फल के अगर प्रकार की बात करें तो याद रखना है क्या है, एक को आप बोलते हो सत्य फल, प्रूफ फ्रूट्स, और एक को आप बोलते हो असत्य फल। सिंपल। जब फल बनने में केवल अंडाशय भाग लेता है, जब केवल एक मिनट, जब केवल अंडाशय से फल बनता हो, तो आप उसको सत्य फल कहते हैं। ठीक है। और जब अंडाशय के अतिरिक्त किसी और भाग से फल का निर्माण हो रहा है, अंडाशय के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से फल का निर्माण हो, जब अंडाशय से अतिरिक्त किसी अन्य भाग से फल का निर्माण हो, तो उसको आप असत्य फल कहते हैं। जैसे सेब जो होता है ना, इसका अगर एग्जाम्पल की बात करो आप, इसके उदाहरण की बात करो, तो जैसे सेब पुष्पासन से बनता है। पुष्पासन थैलेमस नाम का एक चीज होता है, उससे बनता है, इसलिए सेब को आप असत्य फल के नाम से जानते हैं। और जैसे सत्य फल का एग्जाम्पल अगर दिया जाए, तो जैसे आम, ये फल का डिवीजन हुआ। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। इसी प्रकार याद रखिएगा, एक विशेष प्रकार का फल है जिसको आप कहते हैं अनिषेक फल। क्या बोलते हैं, यहीं पे मैं बता दूं, अनिषेक फलन बोलते हैं इसको, है ना। पार्थेनोकार्पी इसको बोलते हैं, अनिषेक फलन। मतलब बस सीधा है कि कुछ ऐसे भी पौधे हैं, याद रखिएगा, कुछ पौधों में बिना निषेचन के ही अंडाशय से फल का निर्माण होता है। जब बिना फर्टिलाइजेशन के ही अंडाशय से फल का निर्माण हो, तो आप उसको क्या बोलोगे, इसको अनिषेक फलन के नाम से हम लोग जानते हैं।
और ये जो अनिषेक फलन से जो होगा फल, ये जो फल है यह फल बीज रहित होगा, इसमें बीज नहीं होगा, होता है अनिषेक फलन में, याद रखना। और मतलब अंडाशय तो है, अंदर का बीज नहीं है, जाइगोट नहीं है, भ्रूण नहीं है। अब क्या है इसका एग्जाम्पल, तो जैसे अंगूर, जैसे नारंगी, जैसे केला, ऐसे जो फ्रूट्स हैं उसको अनिषेक फलन के श्रेणी में रखते हैं। तो ये एक अलग कंसेप्ट हुआ फल का। तो ये हुआ फल और ये हुआ फूल।